हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुकारडी शर्मा चैप्टर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का लेक्चर 8 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे टाइप 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सॉल्विंग मैट्रिक्स इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है, फाइंड 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है सच दैट यहाँ पे आपको बी मैट्रिक्स नहीं गिवन है और यहाँ पे हमें ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे हमें बी मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसका ऑर्डर आपको 2x2 दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर तो बता दिया है कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2x2 है, लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा ना दिया जाए, लिखा जाए फाइंड मैट्रिक्स सच दैट बी इक्वल टू ये, तो आपको ऑर्डर ना बताया जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको बी का ऑर्डर अपने आप निकालना पड़ेगा। तो उस केस में अगर आपको बी का ऑर्डर अपने आप निकालना है तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। अगर आप अपने आप निकालेंगे तो, अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है तो देखिए दो तरीके क्या है। पहला तरीका ये है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है। जैसे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 रो और 2 कॉलम, तो ये 2 रो है 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x2। सेम टू सेम इसका भी ऑर्डर वही हो जाएगा 2x2। तो आपने देखा इस वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, यानी कि गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है जहां पे जितनी भी गिवन मैट्रिक्स है, ऐसे नहीं कि ये 2 ही हैं, अब मान लीजिए 3-4 मैट्रिक्स हमें गिवन है, 3-4 मैट्रिक्स हमें गिवन है और उन सब का ऑर्डर अगर सेम है, जैसे ये 2x2 ऑर्डर है, ये भी 2x2 ऑर्डर है, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो अननोन मैट्रिक्स यानी कि जो मैट्रिक्स हमें नहीं पता उसका ऑर्डर भी यही होगा, यानी कि 2x2 हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होगा तो यहाँ पे अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका 2x2 होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे ऑर्डर हमारा सेम ना हुआ तब क्या करेंगे? तो पता है आपको क्या करना है, मैंने आपको पीछे एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है जहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे उसका ऑर्डर निकालने की कोशिश करते थे। मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे अलजेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स में आपको बताया है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, मान लीजिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको 3x2 का ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 2x2 का ऑर्डर दिया गया है। यहाँ पे मान लीजिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें नहीं पता, तो इसका अगर हमें निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन, ये 2x2 का ऑर्डर है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारा तभी पॉसिबल होता है जब इस वाली मैट्रिक्स की जितनी रो होगी इस वाली मैट्रिक्स की उतनी कॉलम होगी, यानी कि इसकी अगर 2 रो हैं तो इस वाली मैट्रिक्स की 2 कॉलम होगी, इतना मस्ट है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स की जितनी रो होगी लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स की उतनी ही यहाँ पे भी रो होगी। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, अब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे जिनमें मैंने गोला नहीं लगाया रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी। तो देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन का यही तरीका होता है। तो आपको अगर अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई वाली मैट्रिक्स की रो को देखिएगा, वही अननोन मैट्रिक्स का कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली रो का ये कॉलम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर आप इसका रो जानना चाहते हैं कि इसकी कितनी रो है यहाँ पे, तो वो राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स की रो देखिए और उसको यहाँ लिख दीजिए। अननोन वाले राइट हैंड साइड भी जो भी मैट्रिक्स होगी उसका जो रो होगा वही इसका भी रो हो जाएगा, अननोन वाले का रो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन फिर भी आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इधर हमें बी का ऑर्डर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बी का ऑर्डर हमें पता है 2/2 है, तो लेट बी इक्वल टू, जिसका ऑर्डर हमें पता है जो कि 2/2 है, यानी कि 2 रो हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं XYAB। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कितनी रो हैं, 2 रो हैं, एक पहली रो और दूसरी रो, और यहाँ पे 2 कॉलम है, पहली कॉलम और दूसरी कॉलम। तो बस आपको क्या करना है, नाउ गिवन दैट जो कि हमें b दे रखा है, आगे दे रखा 1 1 -2 4 और उसके बाद दे रखा है हमें 6 0 0 6। तो ये दे रखा है, b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको हम। तो b की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है XYAB, और इसके बाद है 1 1 -2 4 इक्वल टू 6 0 0 6। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे,
आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके साथ कंपेयर कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, देखिए x प्लस वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई होके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 2x प्लस का 4y। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का 4b इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6006। तो चलिए अब हम यहाँ से सीधा सीधा इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 होगी। फिर a प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 होगी आपकी, देख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे माइनस का 2x प्लस का 4y इक्वल टू कितना 0। यहाँ पे आपका देखिए माइनस का 2x प्लस का 4y इक्वल टू 0 और माइनस का 2a, ये इक्वेशन नंबर 3, माइनस का 2a प्लस का 4b इक्वल टू 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 6 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व कर लेंगे आपस में। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना 12। और इक्वेशन 3 हम इसके नीचे लिख देते हैं, जो कि है माइनस का 2x प्लस का 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा देंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। और ये हम क्या करेंगे, ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया, जबकि ये ऐड हो जाएंगे तो 2 प्लस 4 6y इक्वल टू ये भी ऐड होंगे तो 12 आ जाएगा। तो y इक्वल टू यहाँ से आपका 2 आ गया। तो y की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। तो आप जैसे कि जानते हैं x प्लस वाई 6 है, तो y की वैल्यू 2 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इन 1, y इक्वल टू 2 को हम इक्वेशन 1 में यूज़ कर रहे हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, यानी कि x इक्वल टू 4। इसको हम थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, x इक्वल टू 4। तो हमें x y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ फर्स्ट पार्ट डाल दीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने x y निकाला है और सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 4, तो इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इक्वल टू 0। और इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 2a, दिस इम्प्लाइज 2a प्लस 2b इक्वल टू कितना 0, माइनस का 2a प्लस का 4b इक्वल टू कितना 6, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6b इक्वल टू 6। b इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया, इससे कैंसिल हो गया। b इक्वल टू यहाँ से हमारा 1 आ गया। तो b की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो यूजिंग इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हमारे पास है b की वैल्यू 1 आ गई है, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, b की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो a इक्वल टू -1 आ गया। तो a की वैल्यू हमारी -1 आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है, x की भी, y की भी, a की भी और b की भी। तो इन चारों वैल्यू को हम b में पुट, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। इसको इक्वेशन कैपिटल है क्योंकि 1 2 3 4 वो सही लग रहे हैं, तो हम इसको इक्वेशन a मान लेते हैं। तो और यहाँ पे आप रीज़न भी लिख दीजिएगा, दिस इज़ फ्रॉम a, यहाँ पे आप फ्रॉम कैपिटल A लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुट की थी और b की वैल्यू ये थी, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसी बन गई क्योंकि b की वैल्यू हमने पुट करी। तो चलिए अब हम यहाँ से तो यूजिंग इन, हमने यहाँ पे क्या किया, यूजिंग इन a लिख देते हैं, कैपिटल A, यूजिंग इन कैपिटल A इक्वेशन, कैपिटल A इक्वेशन में पुट किया तो b इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स वाई, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू आपकी 2 है, और फिर a की वैल्यू आपकी -1 है और b की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल चुका है, b की भी वैल्यू निकल चुकी है, कैपिटल B की वैल्यू। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो यही तरीका मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा हमारे लिए। इस तरीके से अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर
समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ए मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग मैट्रिक्स इक्वेशन ये। तो यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसमें आपको यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में ये दे रखा है। तो देखिए अगर आप गौर से देखेंगे ये वन ऑफ द सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है टाइप 4 का। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपकी 3 मैट्रिक्स है जो कि मल्टीप्लाई में, एक ये गिवन वाली मैट्रिक्स, एक ये अननोन मैट्रिक्स और एक ये वाली मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है। तो देखिए अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो जिनमें से 2 मैट्रिक्स आपको गिवन हो और 1 मैट्रिक्स आपको गिवन ना हो, तो इसको यहाँ पे ए मैट्रिक्स को गलती से भी इस तरीके से कोशिश मत कीजिएगा सॉल्व करने की, एक्स वाई ए बी, क्योंकि अगर आप ऐसे में सॉल्व करेंगे तो कुछ भी कर लीजिए आप फंस जाएंगे कैलकुलेशन में आगे जाके। इस तरीके से मत सॉल्व कीजिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 12 किया, ऐसा एग्जांपल नंबर 13 आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पहली बात तो लेफ्ट हैंड साइड में आपकी 3 मैट्रिक्स है, 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है। तो अगर आप तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो चांसेस ये है कि आपका यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स जब आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे आपके 4 वेरिएबल मौजूद होंगे, और 4 वेरिएबल मौजूद होने का मतलब आपको 4 वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा आपस में। तो वहाँ से आप कितना भी कर लीजिए, इवन आप अगर सॉल्व भी कर देंगे तो आपको 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको हम एक अलग तरीके से क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए वो वाली चीज़ आपको कब नहीं करनी है, एक्स वाई ए बी वाली चीज़ आपको कब नहीं करनी है, जब आपकी मैट्रिक्स क्या हो, 3 बार जब आपकी 3 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो जिनमें से 2 आपको नोन हो और 1 आपको अननोन हो। इवन अगर 3 मैट्रिक्स आपकी मल्टीप्लाई में है, याद रखिएगा 3 मैट्रिक्स, 3 कोई भी मैट्रिक्स अगर आपकी मल्टीप्लाई में है और वहाँ पे 1 भी अननोन है, अगर 2 अननोन होगी तो और भी टफ हो जाएगा। तो अगर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और 1 भी अननोन है तो आप इसको ए बी एक्स वाई के तरीके से नहीं करेंगे। चलिए पहले तो अब हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं और यहाँ पे गिवन लिखते हुए हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो गिवन 2 1 3 2। ध्यान से देखिएगा ये एक्स वाई ए बी वाले तरीके से नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली मैट्रिक्स को कुछ मान लेंगे और इस वाली मैट्रिक्स को भी कुछ मान लेंगे, और ये तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही। तो लेट, इसको लिख देते हैं लेट कैपिटल बी इक्वल टू 2 1 3 2। तो इस वाली मैट्रिक्स को हमने कैपिटल बी मान लिया 2 1 3 2 को, और सी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू उसको हम ये मान लेते हैं -3 2 5 -3। तो इस प्रकार से हमने इसको कैपिटल सी मान लिया। देन वी हैव देखिए हमारे पास क्या आएगा, वी हैव, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है और ये हमारा सी है, इक्वल टू इसको हम आई लिख देंगे, ये हमारा आई हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए मैंने आई लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन जो है हमने इस प्रकार से बना दी है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, हमें ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ ए ही रखना है, बी और सी नहीं होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में ए के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बी और सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए, बी और सी को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे बी का इन्वर्स और सी का इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम b के इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा b इन्वर्स b, और अगर हम c के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, c के इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे c जो है वो आपका a के आगे है, पोस्ट में यानी ए के आगे है, इसलिए मैं यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर रहा हूँ यहाँ पे सी के साथ। याद रखिएगा सी हमारे ए के अननोन मैट्रिक्स के आगे है, इसलिए मैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग में सी कर रहा हूँ, और बी क्योंकि ए के प्री में है यानी कि पीछे है, इसलिए यहाँ पे मैं बी के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बी के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, सी के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सी यहाँ पे अननोन मैट्रिक्स से आगे है, इसलिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय सी इनवर्स एंड प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे बी जो है आपका अननोन मैट्रिक्स से आगे है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, देखिए सीधा सीधा कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इनवर्स बी ए सी, और यहाँ पे लिखेंगे सी इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, आई से हमने प्री मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स को, तो बी इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रैकेट में आई, और हमने आई के राइट हैंड साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई किया है सी को, तो यहाँ पर आ जाएगा सी का इनवर्स। याद रखिएगा प्री मल्टीप्लाई किया है बी से,
तो यहाँ पे जो गिवन है उसके हमें प्री में लिखना है बी इनवर्स को, और सी इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई किया है तो उसको हम आगे लिख देंगे, यानी कि आई के आगे लिख देंगे। गिवन मैट्रिक्स के आगे का मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई, गिवन मैट्रिक्स के पीछे का मतलब प्री मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, ये हो जाएगा बी इनवर्स बी, यहाँ पे ए, और ये हो जाएगा सी इनवर्स इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे बी इनवर्स आई आपका बी इनवर्स हो जाएगा, और बाकी के आगे आपका सी इनवर्स है ही वो, और यहाँ पे ये आपका आई हो जाएगा, ये भी आपका आई हो जाएगा। तो आई इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स, यहाँ से हमारा हो जाएगा आई आपका ए ही हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। तो आपको सिंपली यहाँ से करना क्या है, यहाँ पे आपको बी का इनवर्स निकालना है और सी का इनवर्स निकालना है, और उसके बाद आपको ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसको आप इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, इसको स्मॉल ए मान लीजिए क्योंकि कैपिटल ए ये है, तो यहाँ पे हमने स्मॉल ए मान लिया। तो चलिए अब हम डिटर्मिनेंट बी निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 - 3 जो कि आ गया 1, एंड मैं डिटर्मिनेंट सी भी निकाल देता हूँ पहले ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 10, 9 - 5 × 10 यानी कि माइनस का 1। तो देयरफॉर हम लिखेंगे बी एंड सी आर नॉन सिंगुलर and it is invertible, they are invertible, it is नहीं, they are invertible। तो यहाँ पे ये क्या है, B और C क्या है, इन्वर्टिबल है। तो चलिए अब हमें, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकल चुका है, B का डिटर्मिनेंट भी और C का डिटर्मिनेंट भी, अब हम क्या करेंगे फॉर B, याद रखिएगा हम B के लिए पहले इन्वर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इधर फर्स्ट पार्ट में B के लिए इन्वर्स निकालेंगे, तो B का माइनर के लिए निकाल लेते हैं। M11, इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं यहाँ पे हम, M11, M12, M21, M22। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे माइनस को लिख देते हैं। तो देखिए माइनस हम उल्टा z की तरह लिखेंगे, मैंने आपको एक तरीका बताया था, ऐसे 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 जाना है आपको। यहाँ से मैं यहाँ गया तो यहाँ, फिर यहाँ से मैं ऊपर गया तो यहाँ, और यहाँ से मैं यहाँ गया तो यहाँ। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, पहला माइनर है हमारा, B के लिए लिख रहे हैं तो 2, फिर हमारा आएगा 3, फिर इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, जैसे कि डायरेक्शन आप देख सकते हैं 1, और इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे 2। तो ये हमारा माइनर निकल चुका है। इसी के सामने हम कोफैक्टर्स निकाल देते हैं, C11, C12, C21 और C22। देखिए मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन खींच के कर रहा हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म हो जाए, और इसलिए मैं यहाँ पे लाइन, आप पेपर में ऐसा मत कीजिएगा लाइन खींच के। तो चलिए यहाँ पे हम -3 और -1 लिख देते हैं, और यहाँ पे आपका 2 और 2 हो जाएगा। तो आपको पता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हम माइनस का साइन लगा देते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए, बाकी डायगोनल के एलिमेंट्स वैसे ही रहते हैं। तो एडजॉइंट बी निकाल लेते हैं, एडजॉइंट बी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 -1 2, इसका होल ट्रांसपोज, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 - 3 -1 2, तो ये आ जाएगा आपका। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहली रो को हमने पहली कॉलम, दूसरी रो को हमने दूसरी कॉलम बना दिया। ये आपका एडजॉइंट बी निकल चुका है। अब हम एडजॉइंट बी निकाल दिया है, हमें डिटर्मिनेंट बी भी पता है, तो देयरफॉर हम लिख देंगे बी इनवर्स इक्वल टू, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 1 है तो हम लिखेंगे यहाँ 1/1 डिटर्मिनेंट ए यानी कि 1/1, और एडजॉइंट बी जो की वैल्यू है माइनस, यहाँ पे 2 -1 -3 और 2, तो ये बी इनवर्स हमारा निकल गया। तो फॉर सी सॉल्व कर लेते हैं सेकंड में हम, फॉर सी तो यहाँ पे हम लिखेंगे M11, M12, M21 और M22, ये इस प्रकार से। तो अब C में भी हम वैसे ही करेंगे, पहले आएगा हमारा -3, फिर आएगा हमारा 5, उल्टा Z, जैसे हमने बोला था उल्टे Z में आपको जाना है, तो -3, उल्टा Z जाना है तो -3, फिर आए 5, फिर है हमारा 2 और फिर है हमारा -3, और कोफैक्टर्स लिख देते हैं यहाँ पे C11, C12, C21 और C22। तो ये हमारा इक्वल टू है। तो डायगोनल के एलिमेंट सेम रहेंगे जैसे हैं हमारे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज होंगे। तो -2 है यहाँ, और यहाँ -5 हो जाएगा, तो -2 -5। और अब हम यहाँ पे एडजॉइंट सी लिख देते हैं, एडजॉइंट सी, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -3 -5
-2 -3 होल का ट्रांसपोज, जो कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -3 -5 फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और -2 -3 यहाँ पे सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो एडजॉइंट सी हमने निकाल दिया, देयरफॉर सी इनवर्स इक्वल टू, जो कि यहाँ पे -1 है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सी इनवर्स हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए, यानी कि अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता तो 1, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसको भी मैं यहाँ मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 3, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद सी इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या करना है, यूजिंग इन इक्वेशन ए, स्मॉल ए में पुट कर देंगे यहाँ, यूजिंग इन स्मॉल ए में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे हमारा ए इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स है, तो ए इक्वल टू बी का इनवर्स सी का इनवर्स, यानी कि बी इनवर्स सी इनवर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बी इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे है हमारा 2 -1 -3 और यहाँ पे हमारा 2, तो ये हमारी बी इनवर्स की वैल्यू है, देख सकते हैं 2 -1 -3 2, और सी इनवर्स की वैल्यू है हमारी 3 2 5 3। तो चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें ए की वैल्यू मिलने वाली है, तो हम ए इनवर्स यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 -5 यानी कि 1। तो देख सकते हैं आप 3 2 3 6 6 -5 1, और अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 -3 यहाँ पे भी हमारा 1 आ गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -9 +10, यानी कि यहाँ भी आपका 1 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -6 और +6, देख सकते हैं -3 और 2 -6 और यहाँ +6 0। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स आ गई 1 1 1 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अननोन मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।